अ, आज हम भारतीय राजनीति सरकार और राजनीति विषय के अंतर्गत खंड 6 जो कि दल और भारत में दल और दलीय व्यवस्था से संबंधित है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे पता है कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र और चुनाव एक दूसरे के पूरक हैं और चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संजीवनी प्राप्त होती है। भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों में यदि देखा जाए तो दलीय व्यवस्था का स्वरूप अपने आप में एक महत्वपूर्ण आयाम है, उपादान है। भारत चूंकि एक भाषी देश है, बहुजातीय देश है, बहुसांस्कृतिक देश है, तो इस प्रकार के ढांचे में अनेक दलों का पाया जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की दिशा को गति देने के लिए अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। राजनीतिक दल, जिन्हें सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्तियों का समूह कहा जाता है जो किसी राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए एक विशिष्ट सिद्धांत को, विचार को आधार मानकर कार्य करते हैं। किसी भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की राजनीतिक दलों के अभाव में कल्पना करना वर्तमान समय में सर्वथा अनुपयुक्त है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि सरकारें राजनीतिक दलों के माध्यम से कार्य करती हैं। लॉर्ड ब्राइस लोकतंत्र के पहिए के रूप में राजनीतिक दलों को अपरिहार्य मानता है। एलन बॉल कहते हैं कि राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, सरल करने तथा स्थिर बनाए रखने का कार्य करते हैं। सूक्ष्म तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद, तानाशाह, इस प्रकार के जो शासन व्यवस्थाएं हैं, उनसे एक कवच के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। भारत में ये राजनीतिक दलों के उद्भव को, विकास को देखा जाए तो उसे राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। औपनिवेशिक शासन में विदेशी शासकों से मुक्ति तथा देश का सामाजिक सुधार प्रारंभ में राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रकृति राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व देने वाले एक संगठन, देश की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा था। बाद में विचारधारा के विभिन्न आधारों पर कांग्रेस के अंतर्गत अथवा कांग्रेस से अनेक धाराओं का, शाखाओं का प्रस्फुटन हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में यदि अवलोकन किया जाए, दो प्रमुख राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साम्यवादी दल, शुरुआत में कांग्रेस जो स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन का एक मंच था, स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो गया है। यह इस समय चर्चा करना सामयिक है कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की सामाजिक संगठन के रूप में भूमिका के निर्वहन के इच्छुक थे। वह कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे।
लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता के पश्चात अपने आप को आधुनिक राजनीतिक उपकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया। एक और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की विरासत थी। नेहरूवादी नेतृत्व और समायोजन की नीति थी। मध्यम मार्गीय विचारधारा अपनाने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सशक्त स्थिति प्राप्त हुई और यह एक प्रभुत्वकारी दल के रूप में भारतीय राजनीति में उपस्थित हुआ। वही दूसरी ओर साम्यवादी दल का जो प्रभाव था वह सीमित था। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक रूप से कुछ क्षेत्रीय दल उभर कर हमारे सामने आए। 1949 में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम DMK, 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना, 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जनसंघ की स्थापना, आचार्य कृपलानी द्वारा किसान मजदूर पार्टी, 1959 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रेरणा से स्वतंत्र पार्टी, इन सब की स्थापना हुई। 1967 के चौथे आम चुनाव में से पूर्व कांग्रेस से विद्रोह कर कांग्रेस जनों ने क्षेत्रीय दलों की स्थापना की, जिनमें क्रांति दल, बंगला कांग्रेस, जन कांग्रेस, ये सब थे। परिणाम स्वरूप राज्य स्तर पर गैर कांग्रेस राजनीतिक दलों ने क्षेत्रीय दलों के रूप में पहचान स्थापित की। 1959 में 69 में कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हुआ। संगठन कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस जिसके नेता कामराज थे, मोरारजी देसाई और निजलिंगप्पा थे, तथा नवीन कांग्रेस जिसका नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में था। 1971 में स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी एवं संगठन कांग्रेस द्वारा इंदिरा गांधी को पराजित करने के लिए एक महागठबंधन का निर्माण हुआ, जिसे सफलता नहीं मिली। 1974 में भारतीय लोकदल का उदय हुआ, जिसमें भारतीय क्रांति दल के अलावा स्वतंत्रता पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, उत्कल कांग्रेस पार्टी बीजू पटनायक, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी राजनारायण, पंजाब खेती बाड़ी जमींदारी यूनियन जैसे दल शामिल थे। आपातकाल में 1977 में जनता पार्टी अस्तित्व में आई, जिसमें कांग्रेस के विकल्प के इच्छुक गैर साम्यवादी दल कांग्रेस हो, जनसंघ, भारतीय लोकदल, समाजवादी दल, ये सभी शामिल थे। कांग्रेस से त्याग पत्र देकर जगजीवन राम के नेतृत्व में गठित लोकतांत्रिक कांग्रेस ने जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निश्चय किया। मई 1977 में ये पांचों दलों का जनता पार्टी में विलय हो गया। स्वतंत्रता के बाद केंद्र में कांग्रेस के एकछत्र शासन का पटाक्षेप 1977 में जनता पार्टी की विजय से हुआ। जुलाई 1979 में जनता पार्टी का विभाजन हुआ और एक तरीके से जो केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार थी वो बहुत अल्पकालिक रही। 1980 में जनसंघ के पुनर्गठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। 80 के दशक के मध्य से ही क्षेत्रीय दलों के महत्व एवं भूमिका में वृद्धि हुई। 1984 के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम जैसा क्षेत्रीय दल लोकसभा में दूसरा सबसे बड़ा दल था। 1987 के पश्चात कांग्रेस का विकल्प खड़ा करने के लिए चौधरी देवीलाल के प्रयासों ने जनता पार्टी, लोकदल तथा कांग्रेस छोड़कर बीपी सिंह द्वारा गठित जन मोर्चा कांग्रेस के विलय से जनता दल का गठन हुआ।
जनता दल ने कालांतर में गैर साम्यवादी विपक्षी दलों के साथ मिलकर 1988 में राष्ट्रीय मोर्चे का गठन, और इस मोर्चे में जनता दल के साथ क्षेत्रीय दल शामिल थे। 1989 में कांग्रेस ई के विरुद्ध गठित इस मोर्चे ने 9वीं लोकसभा के निर्वाचनों में भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का गठन किया। 1990 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने से इस सरकार का पतन हो गया। नवंबर 1990 से 1999 के मध्य जनता दल के 1990, 92, 94, 97, दिसंबर 97, जुलाई 99 में विभाजन हुए। इस विभाजन के पश्चात जनता दल एकीकृत और जनता दल यस का गठन हुआ। 1996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में हमारे सामने आई, किंतु इसी समय तीसरे मोर्चे का गठन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय मोर्चे और वामपंथी मोर्चे और कतिपय क्षेत्रीय दल शामिल थे। बाद में इसको संयुक्त मोर्चे का नाम दिया गया। और अभी हम देखते हैं कि 1999, 2004 में गठबंधन सरकारों के बाद, 9 में गठबंधन सरकारों के बाद 2014 और 2019 का जो चुनाव था, वह लोकसभा चुनाव एक तरीके से जो गठबंधन की राजनीति और गठबंधन की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस पर से निर्भरता हटा करके कहीं न कहीं एक दल के ऊपर लोगों में विश्वास के बढ़ते हुए लोगों का एक दल में विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दिया 2014-2019 के चुनाव में। तो कुल मिलाकर के यह एक वैकासिक यात्रा है भारत में राजनीतिक दलीय व्यवस्था की। अब देखा जाए तो भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनका एक वैचारिक स्वरूप है, उनकी कुछ मान्यताएं हैं। विचारधारा के आधार पर गठित राजनीतिक दल ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जिनका अपना एक विशिष्ट कार्यक्रम होता है, उनका विश्वास होता है, उनके मूल्य होते हैं, उनके विचारों का एक पैटर्न होता है। भारत में विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों को वामपंथी और दक्षिणपंथी रूप में विभाजित किया जाता है कई बार। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व दक्षिणपंथी दल ऐसे दल माने जाते थे जिन्होंने मुख्यतः जाति अर्थात रेस, रक्त और अतीतकालीन जो परंपराएं हैं उनको महत्व दिया। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया और स्वतंत्र निजी उद्यमों को बढ़ावा दिया। भारत में स्वतंत्र पार्टी एवं जनसंघ दक्षिणपंथी दल के रूप में माने जाते रहे। वामपंथी दल सामान्य रूप से समाजवादी नीतियों का समर्थन करते हैं। इनमें साम्यवाद का समर्थन करने एवं पूंजीवाद के विरोध का समर्थन करने वाले दल शामिल होते। भारत में यदि देखा जाए तो वैचारिक कठोरता की दृष्टि से राजनीतिक दलों का गठन कतई संभव नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल को विचारधारा के ढांचे में ढाला जाना दुष्कर है। राजनीतिक दलों की विचारधारा एवं कार्यक्रमों में कठोर विभिन्नता मौजूद नहीं है। यदि यह देखा जाए कि दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा या राजनीतिक दलों के बीच में कठोर अंतर्द्वंद है, तो
सामान्य रूप से इससे इनकार किया जा सकता है। गठबंधन सरकारों के युग में देश के अनेक राजनीतिक दल जो वैचारिक दृष्टि से कई बार एक दूसरे से भिन्न माने जाते हैं, वह भी एक दूसरे के सहयोगी के रूप में एक दूसरे से के साथ हाथ मिलाकर सरकार सत्ता प्राप्त करने के करीब आ जाते हैं, सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। 1989 में लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय मोर्चे को मार्क्सवादी साम्यवादी दल एवं भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया था। 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं और 15वीं लोकसभा के निर्वाचनों के बाद ही अनेक राजनीतिक दलों द्वारा अपनी सुविधाजनक स्थिति एवं सत्ता को प्राप्त करने की संभावनाओं के अनुसार ही निर्णय लिए गए, विचारधारा के आधार पर निर्णय नहीं लिए गए। वस्तुतः राजनीतिक दल समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, कट्टरवाद, निजीकरण, क्षेत्रीय अस्मिता इत्यादि का प्रयोग करते हुए अपने अपने दल को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। 90 के दशक में राजनीतिक दल अपने विचारधारा के कठोर प्रयोग के स्थान पर अपने हितों के अनुकूल वैचारिक परिवर्तनों को उन्होंने आश्रय दिया। गठबंधन सरकारों के युग में अनेक राजनीतिक दलों द्वारा अपनी परंपरागत वैचारिक प्रतिबद्धता के प्रति लचीलापन अपनाया गया, नरम रुख अपनाया गया। भारत की दलीय व्यवस्था को यदि देखा जाए तो यह माना जाता है कि भारत में कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, अकाली दल, शिवसेना इत्यादि राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अपने मानक स्थापित किए पूर्व में और उनको अभी तक हाल के वर्षों तक चलाने का प्रयास किया। देखा जाए तो भारत में वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के काम करने वाले राजनीतिक दल बहुत कम है। विभिन्न हितों को लेकर के काम करने वाले राजनीतिक दलों की संख्या अधिक है। वैचारिक प्रतिबद्धताओं से समझौता करने वाले राजनीतिक दलों की अधिकता है। वैचारिक जो वैचारिक कार्यक्रम है, जो उनके उद्देश्य हैं, जो मूल मान्यताएं हैं, उस पर चलने वाले राजनीतिक दल बहुत कम है या पूरी तरीके से वो चल नहीं पाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भारत में राजनीतिक दल अधिकांशतः विचारधारा के आधार पर काम न करके हित आधारित, मुद्दा आधारित गठजोड़ करते हैं और धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक जो परिवेश है इसे पर आरूढ़ हो गया। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 2014 के चुनाव के बाद भारत में राजनीतिक दलीय व्यवस्था या भारत की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यह क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ कि भारत में लोगों के मतदान व्यवहार का जो पैटर्न था वो चेंज हुआ। लोगों के राजनीतिक दल और कैंडिडेट को चुनने का जो
एक परंपरागत तरीका था, उसमें कुछ परिवर्तन आया। लेकिन सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि वैचारिक अधिष्ठान को जकड़ करके या कठोरता से पालन करने वाले राजनीतिक दल भारत में नहीं पाए जाते। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे मिलती है? भारत में राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था भारत के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित है। उसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए घोषित आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1960 के अधीन नियमानुसार घोषणा का भी प्रावधान है। यदि कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में अपना पंजीकरण कराना चाहता है तो वह निर्वाचन आयोग के समक्ष आवेदन करता है और निर्वाचन आयोग उस आवेदन पर सम्यक विचारोपरांत सभी तकनीकी जो बिंदु हैं उनको देखने के बाद उस पर निर्णय लेता है। राजनीतिक दलों के द्वारा जब मान्यता के लिए आवेदन किया जाता है तो उसमें किन किन चीजों का उल्लेख होता है? पहला तो उनके राजनीतिक सिद्धांतों का, जिन पर वह राजनीतिक दल आधारित होता है। दूसरा, वे नीतियां, लक्ष्य, उद्देश्य जिनका वह अनुसरण करता है या अनुसरण करना चाहता है, उसका उल्लेख उसमें होता है। अपने राजनीतिक सिद्धांतों, नीतियों, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए जो कार्यकलाप होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उनका भी उल्लेख होता है। उस दल में के प्रमुख जो अंग हैं या अंग होने वाले हैं, उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसके सदस्य कौन होंगे, इन सब का उल्लेख उसमें रहता है। निर्वाचकों के साथ राजनीतिक दल के संबंध और जनता से प्राप्त समर्थन जो कि उसे उपलब्ध है, या ऐसे संबंध और समर्थन का प्रमाण उसे निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ये जो आवेदन में इस प्रकार के वर्णन दिए जाते हैं, विवरण दिए जाते हैं, इसके आधार पर निर्वाचन आयोग यह निश्चित करता है या तय करता है कि किसी दल को किस रूप में मान्यता देनी है अथवा नहीं। सामान्यतः राष्ट्रीय दल ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका प्रभाव क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में है तथा जिन्हें लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। क्षेत्रीय तथा राजनीतिक जो राज्य स्तरीय दल हैं, ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जिनका प्रभाव राज्य की सीमा तक ही होता है। निर्वाचन आयोग ने इसके संबंध में अपने कुछ नियम, कुछ अपनी मानदंड स्थापित कर रखे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। निर्वाचन आयोग से पंजीकृत दल को चुनाव में उनके प्रदर्शन को देखते हुए कुछ शर्तों के आधार पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान की जाती है। 1 दिसंबर 2000 को निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन जो 1968 का वो है, उसमें संशोधन करते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने में
नवीन नियम निर्धारित किए। इसके अनुसार किसी भी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता कुछ शर्तें पूर्ण होने के आधार पर ही दी जा सकती है। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता किसे मिलेगी? पहला, कि लोकसभा अथवा संबंधित राज्य की विधानसभा में पिछले आम चुनाव के दौरान खड़े किए गए उसके उम्मीदवारों ने आम चुनाव के दौरान संबंधित राज्यों में पड़े कुल वैध मतों में से कम 6% मत हासिल किए हों। इसके अतिरिक्त विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव के दौरान कम से कम 2 सदस्य विधानसभा के लिए चुने गए हों। राज्य विधानसभा की कुल सीटों की संख्या में से कम 3% सीटें उसने हासिल की हों, अथवा उस समय चुनाव में विधानसभा की कम से कम 3 सीटें जो भी अधिक हों उसे मिली हो। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता किसे मिलेगी? राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता उसे मिलेगी जिसने पिछले आम चुनाव में लोकसभा अथवा राज्यों की विधानसभाओं के लिए 4 या उससे अधिक राज्यों में अपने खड़े किए गए उम्मीदवारों ने आम चुनाव के दौरान संबंधित राज्य में पड़े कुल वैध मतों में से कम 6% मत हासिल किए हों। दूसरा, इसके अतिरिक्त उपर्युक्त आम चुनाव में किसी भी राज्य या राज्यों से उसके कम से कम 4 उम्मीदवार लोकसभा के लिए चुने गए, अथवा पिछले आम चुनाव में लोकसभा के लिए चुने गए उसके उम्मीदवारों की संख्या भारत के कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का कम से कम 2% हो। उपर्युक्त उम्मीदवार उस सदन में कम से कम 3 राज्यों से चुन करके आने चाहिए। राष्ट्रीय दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है जिसे वह पूरे भारत में प्रयुक्त कर सकता है। अगस्त 2016 में किए गए नियमों में परिवर्तन के अनुसार राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के दर्जे की समीक्षा 10-10 वर्षों के अंतराल पर चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी। पहले इसका मूल्यांकन 5-5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता था। इस नियम परिवर्तन से अनेक राजनीतिक दल या कुछ राजनीतिक दलों को लाभ मिला। राज्य स्तर के दलों के लिए उनके राज्य अथवा राज्यों में चुनाव चिन्ह आरक्षित होता है जिनमें उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार के आरक्षित चुनाव चिन्ह केवल उन्हीं राजनीतिक दलों के लिए आवंटित किए जाते हैं जिनके लिए वह आरक्षित होते हैं। 1952 के प्रथम आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में तथा 60 राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 1999 के आम चुनाव के समय चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल और 48 राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की। इस प्रकार भारत में समय समय पर राजनीतिक दल कितने होंगे, राष्ट्रीय दल कितने होंगे, राज्य दल कितने होंगे, इसके विषय में निर्धारण होता रहे। अच्छा, भारतीय जो दलीय प्रणाली है उसकी विशेषता क्या है?
उसको भी समझना आवश्यक है कि भारतीय जो इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसका क्या फीचर्स है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो ये कि भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है, बहुदलीय प्रणाली वाला देश है। अर्थात जैसे हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि भारत विविध भाषा भाषियों, जातियों, अनेक पंथों, अनेक संस्कृतियों, अलग अलग प्रकार की बहुलता वाली प्रकृति लिए हुए जो समूह हैं उनका देश है। अनेक वर्ग अपनी विशेषता और अपनी मौलिकता को कायम रखने के लिए, उनको अक्षुण्ण रखने के लिए राजनीतिक रूप से संगठित हो जाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप देश में अनेक हितों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले राजनीतिक दल मौजूद हैं। भारत में ब्रिटेन या अमेरिका की तरह सुदृढ़ द्विदलीय व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया है, और भारतीय जो संरचना है, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उसके कारण यह सामान्य तौर पर संभव ही नहीं। 1951 के प्रथम आम चुनाव में जितने राजनीतिक दल थे उससे वर्तमान समय में राजनीतिक दलों की संख्या कहीं अधिक है। अखिल भारतीय संगठन एवं स्वरूप के अभाव वाले अनेक राजनीतिक दलों ने राजनीतिक अस्थायित्व को भी चुनौती दी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक जो दलीय व्यवस्था है उसमें प्रमुख विशेषता ये रही है कि यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था शुरुआत में उसका बड़ा महत्व रहा है। भारत में बड़े लंबे समय तक कांग्रेस का बोलबाला था, उसका वर्चस्व रहा। स्वतंत्रता के बाद विविध राजनीतिक दलों की स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो यह पाया जाएगा कि भारतीय राजनीतिक दल में एक राजनीतिक दल का प्रारंभ में प्रभुत्व रहा, किंतु धीरे धीरे इस एक दलीय व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन आया और फिर अनेक राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव हुआ और बड़ी मजबूती के साथ उनका प्रादुर्भाव हुआ। अलग अलग राज्यों में वो सशक्त कंटेंडर के रूप में हमारे सामने आए। भारतीय राजनीति के 1947 से आज तक के कालखंड में राजनीतिक दलों की स्थिति का यदि विश्लेषण किया जाए, समझा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 1947 से 1966 के काल में भारतीय राजनीति में एक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रमुखता प्राप्त थी। मॉरिस जोन्स चतुर्थ आम चुनाव से पहले भारत की दलीय पद्धति को एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पद्धति की संज्ञा प्रदान करती है। 1967 के चौथे आम चुनाव में राज्य स्तर पर कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकारों के गठन से कांग्रेस का वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त हुआ। 1967 से 1970 के मध्य प्रतियोगी दलीय व्यवस्था कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम की जो विधा है वो हमारे सामने आई। रजनी कोठारी के कहते हैं कि भारतीय राजनीति ने एक दल की प्रधानता वाली स्थिति में निकलकर उस स्थिति में प्रवेश किया जिसमें विभिन्न दलों की प्रधानता प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता उत्पन्न हो गई। किंतु 1971 से 1977 तक के प्रारंभ तक फिर से कांग्रेस की प्रधानता रही।
1977 के केंद्रीय स्तर पर जनता पार्टी की सरकार के सत्तारूढ़ होने से एक ऐसी दलीय व्यवस्था का उदय हुआ जिसमें एक दल जनता पार्टी की प्रधानता थी। 1980 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बहुदलीय व्यवस्था पुनः एक दलीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, क्योंकि इंदिरा कांग्रेस के केंद्र और राज्यों में वर्चस्व प्राप्त हुआ, उसको प्रधानता प्राप्त हुई। 1989 में देखा जाए तो केंद्र में अल्पमत सरकारों एवं गठबंधन सरकारों के युग में किसी राजनीतिक दल को प्रधानता प्राप्त न होने के कारण एक दलीय व्यवस्था का पुनः खंडन हुआ। 1989, 1991, 1996, 2004, 1999, 2004 और 2009। यदि इन लोकसभा के चुनाव को ठीक से देखा जाए, उनका विश्लेषण किया जाए, तो यह पाया जाएगा कि एक दलीय प्रधानता का युग समाप्त हो गया। इन राजनीतिक दलों में या इन चुनावों में किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त न होने के कारण भारतीय दलीय पद्धति में परिवर्तन हुआ। 90 के दशक में खंडित जनादेश के कारण एक से अधिक राजनीतिक दल मिल करके गठबंधन राजनीति को चला रहे। 2014 के चुनाव में 3 दशक के बाद यदि हम देखें कि 1989 से 2009 एक लगभग 3 दशक का जो ये कालखंड था, ये गठबंधन की राजनीति का कालखंड था। अनेक राजनीतिक दल मिल करके विचारधारा, अपनी पद्धति, अपने संकल्प को कमोबेश किनारे रख करके सत्ता और शासन संचालन के लिए एकजुट हो रहे थे। लेकिन 2014 के चुनाव में 3 दशकों के बाद भले ही एक गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन एक राजनीतिक दल को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त हुआ और उसकी पुनरावृत्ति पुनः 2019 में हुई। तो कुल मिलाकर के जो भारत में एक दलीय व्यवस्था के डोमिनेशन का जो एक तरीके से प्रारंभ हुआ था 1951 से 1967 के दौर में कांग्रेसी सिस्टम के रूप में, यदि उसको ठीक से देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो हमें यह समझ में आएगा कि 2014 और 2019 के चुनाव ने कमोबेश उसी प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति की। भारतीय जो राजनीतिक दलीय व्यवस्था है उसमें क्षेत्रीय दलों का बड़ा महत्व है। स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीतिक दलों में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अनेक राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव हुआ। तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके, पंजाब में अकाली दल, असम में असम गण परिषद, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार में आरजेडी, जेडीयू जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय अस्मिता, अपनी जातीय अस्मिता, अपने भाषा को लेकर के लंबे समय तक आंदोलन किया और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप या उस आंदोलन के लिए राजनीतिक दल का गठन। हाँ, यह बात अवश्य है कि इन राजनीतिक दलों का प्रभाव बड़ा सीमित रहा। इनमें से बहुत कम राजनीतिक दलों का प्रभाव दूसरे राज्यों में हो पाया या एक राज्य तक सीमित रहे। यदि हम अवलोकन करें तो भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व
ठीक ढंग से हमारे सामने 1990 से 2009 के बीच में, 1989 से 2009 के बीच में दिखाई देता है, जहां पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल बहुत ज्यादा प्रभावी रहे। 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के गठन एवं संचालन में क्षेत्रीय दलों की मजबूत स्थिति दिखाई दी। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो भले ही 2014 और 2019 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल, बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल बना, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल को भी द्वितीय सदन में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दलों का, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनका समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता होती। तो भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का होना या पाया जाना यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, विस्मयकारी प्रक्रिया नहीं है। भारत में राजनीतिक दलों में विखंडन भी एक सामान्य प्रकृति रही है। देश के प्रमुख राजनीतिक दलों का विघटन हो चुका है या उनमें विखंडन के स्वर मौजूद रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता पार्टी, साम्यवादी दल जैसे राष्ट्रीय दलों के साथ अकाली दल, डीएमके, केरल कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विभाजन हो चुका है। दलीय विखंडन की यह प्रवृत्ति दलों के अंतर विरोध के रूप में हमारे सामने आती है। हाल का यदि उदाहरण ले तो महाराष्ट्र में दो राजनीतिक दल, शिवसेना और एनसीपी, दो ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके अंतर द्वंद्व, अंतर कला के कारण उनमें विखंडन हुआ। इसी तरीके से बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें विभाजन हुआ। तो भारत में राजनीतिक दलों के अंतर्गत विरोध के स्वर मुखरित होते हैं और उसकी परिणाम स्वरूप उस राजनीतिक दल का विखंडन भी कई बार देखने में हमारे सामने आता है। यह भी एक प्रकृति है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, दलीय व्यवस्था। अब एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, क्षेत्रीय एवं संकुचित हितों पर आधारित राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण भारतीय राजनीति में विपक्ष की स्थिति सदैव विभक्त एवं अशक्त राजनीतिक दल की रही है। अर्थात शक्तिशाली एकीकृत विपक्षी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की शक्ति विस्तार पर अंकुश लगा सकता है, लेकिन विपक्षी दलों की एकजुटता एवं एकता के अभाव में विपक्ष की भूमिका निष्प्रभावी रहती है। मॉरिस जोन्स कहते हैं कि विपक्षी दलों में टूट फूट के कई सारे कारण मौजूद होते हैं। उनमें पारस्परिक सामाजिक सहयोग का अभाव होता है। दलों के अग्रगामी नेता बिना शक्ति अपनी टुकड़ियों के नेता बने रहना चाहते हैं। उनके पास भले सामर्थ्य ना हो, उनके पास भले ही जन समर्थन ना हो, और बड़े फलक पर कार्य नहीं करना चाहते। कहने का अभिप्राय है कि भारत में एक प्रवृत्ति है, एक प्रकृति है कि भारत में जो विपक्ष है वो सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाता। क्यों नहीं निभा पाता? उसके पीछे कारण होता है। पहली बात तो सामूहिकता की भावना नहीं आ पाती राजनीतिक दलों में, जो विपक्ष के राजनीतिक दल होते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये होता है कि राजनीतिक दल अलग अलग दलों के रूप में भी एक अच्छा सक्षम नेतृत्व दे पाने में सक्षम नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते। कई बार ऐसे नेता नेतृत्व कर रहे होते हैं जिनके पास जन समर्थन नहीं होता है, जिनको लोग पसंद नहीं कर रहे होते, और इस प्रकार के नेतृत्व के द्वारा किसी भी सरकार या सत्ता का विरोध कर पाना या उसकी नीतियों का
उनके उसकी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठा पाना कठिन हो जाता है। तो भारत में एक प्रकृति रही है कि भारत में जो विपक्ष रहा है या विपक्षी जो राजनीतिक दल रहे हैं, उनमें एकता का सर्वथा अभाव रहा है, विखंडनवादी प्रवृत्ति रही है और वह शासन सत्ता का विभिन्न मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर वो विरोध कर सकते हैं, जिन मुद्दों पर विरोध करना चाहिए, उस पर नहीं कर सकते। व्यक्ति केंद्रित दलीय राजनीति भारत में एक प्रमुख प्रकृति है, विशेषता है। अर्थात कई सारे राजनीतिक दलों में एक व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है, एक पर्सन को प्रमुखता दी जाती है, एक इंडिविजुअल को प्रमुखता दी जाती है और उसके चेहरे के आधार पर सारा काम होता है। कहा जाए तो भारत के राजनीतिक दल में एक ऐसे करिश्माई नेता का प्रभाव रहा है जिसके समक्ष राजनीतिक दलों के अन्य नेता अथवा मुद्दे अथवा जो राजनीतिक अभिलाषाएं हैं वो गौर रही हैं। यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन के एक नेता के रूप में हमारे सामने आते हैं और हम देखते हैं कि शुरुआत में जब वो अलग अलग रैलियां कर रहे होते हैं, अलग अलग चुनाव में जा रहे होते हैं, तो युवा लोग उनको ईश्वर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। उनके साथ लोग ऐसा मान रहे होते हैं कि नेहरू जी पूरे देश में अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। इ, इ, इसके बाद आप देखें तो श्रीमती इंदिरा गांधी को एक व्यापक जन समर्थन हासिल था। उनके सामने कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी विचार या किसी भी प्रकार की जो मान्यता है वो गौड़ हो गई थी। राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, इन सब की स्थिति ऐसी रही कि वो किसी भी राजनीतिक दल के अंदर एक ऐसी भूमिका में थे कि रहे जिनके द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता था या जो जो कुछ भी किया जाता था उसको माना जाता था, उसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकता। भारतीय जनता पार्टी में इसी प्रकार से देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये ऐसे नेता थे जो एक विराट व्यक्तित्व के नेतृत्व करता थे और इनके चेहरे पर पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक अधिष्ठान है वो निर्भर करता था। वर्तमान समय में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। तो भारत में जो व्यक्ति केंद्रित दलीय व्यवस्था है, एक प्रकृति है भारत की। अर्थात उस राजनीतिक दल में और जनता में भी किसी एक व्यक्ति को लेकर के एक बड़ी पॉपुलैरिटी होती है, उसको करिश्माई लीडर माना जाता है और एक कई बार ये मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति व पूरे देश की स्थिति में, समाज की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में याद कीजिए तो एमजी रामचंद्रन, एनटी रामाराव, जे जयललिता, बिहार में लालू प्रसाद यादव, पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु, उड़ीसा में बीजू पट्नायक, उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती, मुलायम सिंह यादव, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल, महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे, ये सब अपने अपने राजनीतिक दलों में निर्विवाद रूप से सर्वोच्च स्थिति में रहे। इनको किसी प्रकार की चुनौती अपने राजनीतिक दल में नहीं प्राप्त हुई। राजनीतिक दलों में करिश्माई नेता की इस स्थिति का जो नकारात्मक पक्ष है वह निकल करके आया कि इससे वंशवाद की प्रवृत्ति, सामंतवाद की प्रवृत्ति बढ़ी और जो दलीय लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसका विघटन हुआ, उसमें ह्रास हुआ। अर्थात जब किसी एक व्यक्ति को सर्वोच्च मान लिया जाएगा किसी राजनीतिक दल के अंतर्गत या किसी एक व्यक्ति के कहने मात्र से, उसके विचार, उसके कथन मात्र से कोई काम होने लगेगा, तो उसमें दलीय उस पर्टिकुलर राजनीतिक दल के अंतर्गत दलीय जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका ह्रास हो जाएगा।
और यह किसी भी दलीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। लेकिन यह भारत की प्रकृति है, भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रकृति है। यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल में एक पर्टिकुलर व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान दे दिया जाता है, उसको महत्व दिया जाता है, उसको करिश्माई लीडर मान लिया जाता है, उसको करिश्मेटिक लीडर मान लिया जाता है, और यह माना जाता है कि वह किसी भी प्रकार से उस राजनीतिक दल को उच्चस्थ शिखर तक पहुंचा सकता है। राजनीतिक दलों में दल बदल और अंतःकलह की प्रवृत्ति भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक उपादान है। अर्थात यहाँ पर दल बदल होते रहते हैं, यह एक प्रकृति है। 1960-70 के दशक में प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि इससे पूरे देश में राजनीतिक वातावरण ही कलुषित हो गया। राजनीतिक दल बदल ने राजनीतिक दलों में अवसरवादिता, अविश्वास, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया। 1985 में दल बदल के लिए 92वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस में अंतर्निहित कमियों के कारण दल बदल होता रहा। 18 दिसंबर 2003 को संसद द्वारा पारित 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो संशोधन किया गया, उसके द्वारा दल बदल जो कानून है उसके माध्यम से दल बदल पर रोक लगाने का नियंत्रण करने की आशा की जा सकती है। दल बदल कानून पारित करने होने के बाद एक दूसरे राजनीतिक दलों में बीच बीच में आने जाने की प्रवृत्ति, भयादोहन, लालच, इन सब पे रोक लगने की आशा की जाने लगी। लेकिन आज भी वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि दल बदल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिसको एक दल से दूसरे दल में जाना होता है वो चला जाता है। कई बार हम देखते हैं कि पूरी की पूरी पार्टी ही टूट जाती है। अभी हाल के उदाहरण हमारे सामने नहीं है। कई बार हम यह देखते हैं कि चुनाव में यदि किसी नेता को ये लगता है या किसी नेता के समूह को ये लगता है कि यह राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल में हम हैं वह राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आने वाला है, तो वह दूसरे राजनीतिक दल में प्रवेश कर जाता है, अपने राजनीतिक दल को छोड़ देता है। उसके बाद कई बार ऐसा आता है कि वह दूसरे राजनीतिक दल से भी ऊब जाता है और उसको लगता है कि तीसरा राजनीतिक दल सत्ता में, सरकार में आने वाला, तो वहां चला जाता है। यह बात ठीक है कि भारत में दल बदल कानून है, भारत में दल बदल नहीं कर सकते आप। करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, उस पे अंकुश है। उसके बावजूद भारत में दल बदल होता है, यह एक प्रकृति है। इसमें सर्वथा रोक लगा पाना बड़ा कठिन है, बहुत दुष्कर है। भारत के राजनीतिक दलों में इन विशेषताओं को के अतिरिक्त देखा जाए तो निर्दलीय सदस्यों का महत्व भी बढ़ा। कई बार यह देखने में आता है कि जो निर्दलीय जीत करके चुनाव आते हैं, जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, वह सरकार के पास यदि उस प्रकार का बहुमत नहीं है जैसा कि उसको सत्ता में आने के लिए होना चाहिए, तो उस राजनीतिक दल के साथ चले जाते हैं और अच्छा पोर्टफोलियो मांगते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। स्वतंत्रता के बाद हम देखें तो भारत के राजनीतिक दलीय व्यवस्था के स्वरूप में, उसकी यात्रा विथिका में, उसकी कार्यप्रणाली में अनेक चुनौतियां उत्पन्न हुई और उन चुनौतियों के परिणाम स्वरूप उनकी पुनर्रचना के अलग अलग आयामों पर चर्चा विमर्श का भी दौर शुरू हुआ। यानी कि जो राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, उस दलीय व्यवस्था में किस प्रकार से
सुधार लाया जा सकता है, उसमें सामयिक परिवर्तन किया जा सकता है, उस पर समय-समय पर विमर्श हुआ। हमारे सामने चुनौतियाँ क्या-क्या रहीं? पहली बात तो भारत में जो राजनीतिक दल हैं, उनमें मूल्यहीनता धीरे-धीरे बढ़ी, मूल्यों की कमी हुई। राजनीति का, पॉलिटिक्स का जो क्रिमिनलाइजेशन है, राजनीति का अपराधीकरण हुआ। राजनेता अपराधी का गठजोड़ शुरू हुआ। इसकी रिपोर्ट वोहरा समिति के रूप में हमारे सामने 1993 में आई। वर्ग और जाति के आधार पर समाज को बांटने के लिए, विभक्त करने के लिए भी राजनीतिक दल जिम्मेदार कई बार माने जाते हैं। तो राजनीतिक दलों का विघटन बार-बार हो जाना, किसी भी कैरिस्मेटिक लीडर को अपना सब कुछ मान लेना, अर्थात व्यक्ति की पूजा करना, राजनीति में अवसरवादिता, यानी कि जहां अवसर मिले, जहां लाभ मिले, वहां पर चले जाना। कई बार नेता चले जाते हैं, कई बार पूरा का पूरा राजनीतिक दल साथ में चला जाता है किसी के, केवल लाभ प्राप्त करने के लिए। राजनीतिक शुचिता और शालीनता का अभाव होना। कई बार यह देखने में आता है कि राजनीतिक दल जब निर्वाचन आयोग कोई पहल करता है कि दलीय व्यवस्था में सुधार लाया जाए, भारतीय राजनीति में सुधार लाया जाए, रिफॉर्म किया जाए, तो कई बार सारे राजनीतिक दल मिल करके उसका विरोध करने लगते हैं। तो पारदर्शिता का विरोध। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति के समक्ष अनेक चुनौतियां रही। अब उन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए, तो उसके कई सारे स्वरूप है, रूप है, देख सकते हैं उन्हें। आचार संहिता का समुचित निर्धारण करना चाहिए, उसको सही से पालन करवाना चाहिए। राजनीतिक अपराधीकरण के को रोकने के लिए कठोर प्रयास जो हुए हैं, उनको निरंतर आबाद गति से बढ़ाना चाहिए, उस पर ठीक से काम करना चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म केवल नीतियां न रह जाएं, केवल कुछ कागज के टुकड़े न रह जाएं, तो इसलिए उस पर काम करने की आवश्यकता है। राजनीतिक पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों के नेताओं में, राजनीतिक दलों में आपस में सहिष्णुता होनी चाहिए। आचरण की दृष्टि से नेताओं को उत्कृष्ट होना चाहिए, राजनीतिक दलों को उत्कृष्ट होना चाहिए, क्योंकि उससे समाज पर एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। कथनी और करनी में जो अंतर है वह समाप्त होना चाहिए। सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए विपक्ष को रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि जो विपक्षी राजनीतिक दल होते हैं, वह किसी भी प्रकार की नीति का विरोध करने के लिए, शासन सत्ता के विरोध करने के लिए अपना कर्तव्य समझते हैं, भले वह गलत विरोध कर रहे हैं, सही विरोध कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के भारत में जो राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, राजनीतिक दलीय व्यवस्था सम्यक रूप से विचार किए जाने योग्य है। राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए, उनसे जुड़े हुए जो शोधकर्ता है उनको विचार करना चाहिए। जो अकादमिक जगत है, जो चुनाव के विषय में, राजनीतिक दलों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, उनके विषय में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, उनको अध्ययन करना चाहिए। और जो आवश्यक अपरिहार्य सुधार हैं, उनको उनकी तरफ सुझाव देना चाहिए, उनकी तरफ संकेत करना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर भारत चूंकि एक बड़ा देश है, लोकतंत्र इसके मूल में है, इसकी परिपाटी रही है, तो लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनको सही दिशा प्राप्त करना, सही दिशा दिखाना जरूरी है।